वो हल्ला गुल्ला किया कि निज़ा बड़ी डिग्री लेकर आया था। 2 दिन भाइयों ने तनहा ना छोड़ा और मित्रों निज़ा भी अंदर से खौफज़दा था। वो पूरे 18 साल का हो गया था। उसका आईडी कार्ड बन चुका था कि किसी पैर किशन रूम में आया तो निज़ा भाइयों के दरमियान लेटा था। निज़ा तुम मेरी तरफ आ जाओ, किशन ने आवाज़ दी। निज़ा धड़क उठा मगर फ़ौरन आ गया। आप लोग सो जाएं, किशन ने बच्चों से कहा और निज़ा का हाथ पकड़े अपने रूम में आ गया। भाई सो गए थे मगर युगल खिड़की में खड़े थे। युगल आप सो जाएं, किशन नरमी से बोला। युगल ने एक नज़र निज़ा को तका और खामोशी से भाइयों के साथ लेट गया। किशन निज़ा को लिए अंदर रूम की तरफ बढ़ गया। निज़ा को बेड पर बिठाया और पैड पेंसिल ले आया और निज़ा के हाथ में देकर बोला, निज़ा पुत्र तुम पारस हो और बापूजी ने कमांडर पालन को नस्ल सांझी का वचन दिया था। उनके बेटे वर्तन नारायण खानदान के वारिस बनाए गए हैं, तो मैं तुम्हें कल उनके पास छोड़ आऊँगा। उनका एक बेटा यौवन और एक बेटी ज्वाला है। तुम रूस पत्र लिख दो। मित्रों निज़ा की आंखों के सामने अंधेरा आ गया। युगल समेत पांचों भाई ये सुनकर बिल्कुल साकत हो गए थे। निज़ा ने लिखा, वोल्गा अभी मुझे खत ना लिखना। मेरे बापूजी ने मुझे सिक्योरिटी कमांडर वतन नारायण को दान कर दिया है और मैं बहुत अपसेट हूँ। आगे क्या हालात होंगे मैं खुद राब्ता करूँगा और अगर मैंने खुद राब्ता ना किया तो साल बाद वर्ल्ड टावर से नुमाइंदे भेजकर कमांडर वतन नारायण से मेरा पता कराना और हिंदुस्तान में किसी और से मेरे बारे में राब्ता ना किया जाए। गुड बाय निज़ा। किशन फजर पढ़कर निज़ा को किशन ने चंद नवाले खिलाए, सारे मकीन दीवारें बनाए, दम साधे खड़े तकते थे। किशन उसे जीप में सवार करा के ले गया। 11 बजे सिक्योरिटी ऑफिस में किशन निज़ा को लिए पहुंचा। सारे ऑफिसर निज़ा को देखकर हक्का बक्का रह गए थे। वो नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत था और इतना उजला था कि इस दुनिया का बास ही ना लगता। किशन उसका हाथ पकड़े वतन नारायण के ऑफिस में पहुंच गया तो वतन नारायण निज़ा को देखकर एकदम उठ खड़े हुए। किशन ने बढ़कर पैर छुए और निज़ा का हाथ उनके यख होते हाथ में देकर बोला, नारायण भाई, सूरज बापू ने कमांडर पालन को नस्ल सांझी का वचन दिया था। मैं वो वचन निज़ा किशन के ज़रिए पूरा करता हूँ। इसकी उम्र पूरे 18 साल है और CSS तालीम है। आपको निज़ा का पूरा अख्तियार है। मैं इसे आपको दान करता हूँ। अब मेरा निज़ा से कोई तल्लुक़ नहीं। निज़ा चीखें मारने लगा मगर किशन उसकी फाइल टेबल पर रख कर उसे छोड़कर चला गया। वतन नारायण ने तगली सांस लेते उसे चूम कर सीने से लगा लिया और आधे शाम के बेटे नायाब अहमद को बुलाया। वो हैदराबाद होते थे और फिजाइया में मार्शल थे। नायाब फ़ौरन आ गए तो वतन नारायण ने निज़ा का हाथ नायाब के हाथ में दे दिया कि वाइस एयर मार्शल भर्ती कर लें। वो निज़ा को सहारा देकर हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और हैदराबाद ले जाते हैं और अपने कमरे में लाकर उसे बेड पर बिठाते हैं। उसके बंद जूते साक्स उतार देते हैं और उसे पानी पिलाकर चाय का कहते हैं। उसे चाय पिलाकर कंबल डालकर दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। दोनों में कोई बात नहीं होती। जोर की अजान तक निज़ा पड़ा रहता है। अजान पर वो उठकर वुज़ू बनाकर बाहर आता है तो नायाब लोग मस्जिद जा रहे थे। नायाब उसके सर पर रुमाल बंधा देखकर हैरान होते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं। वो उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ चुके थे। तालीम CSS थी, हाफ़िज़ कुरान था और इमाम था। मस्जिद में आकर निज़ा खुद ही इमामत वाली जगह खड़ा हो जाता है तो इमाम झिझक कर पीछे हट जाता है। इमामत के लिए दाढ़ी ज़रूरी होती है। वो नायाब के पास खड़े होते हुए कहे बगैर ना रह सका तो निज़ा एकदम पलटा, यू शट अप। दाढ़ी मुठ गिठ ये सब ढोंग तुम जैसे नाम नेहाद मुल्ला ने लगा के इस्लाम में अबाहाम फैला रखे हैं। आई एम अथॉरिटी इन इस्लाम। दुनिया के बड़े से बड़े मुफ्ती को मैं पैरों में रोन देता हूँ। अगेन मुझे इस्लामी अहकामात चैलेंज मत करना। निज़ा के लहजे में इतना थंडर था कि नायाब भी साकत हो गए थे। निज़ा ने जोर की तकबीर कह दी। नमाज पढ़कर वो बाहर निकला तो उसे रास्ता भूल गया। नायाब आए, हाथ पकड़ा और दोबारा रूम में ले गए। वो समझ गया कि अब फिर लेटना होगा सो कंबल डालकर पढ़ रहा। नायाब खाना दे गए। वो असर तक पड़ा रहा। असर पढ़कर उसने चाय मांगी तो नायाब कप चाय ले आए और खाने की तलकीन की तो निज़ा ने कहा, क्या एक ही कप चाय का मिलता है? नायाब थर्मास में चाय लिया और रात को नायाब की आँख खुली तो वो पोल में था। निज़ा पोल से निकला तो राह भूल गया। नायाब देखकर मुस्कुराते रहे। उसे कमरा ना मिला। गए और हाथ पकड़ कर ले आए। चंद दिन वो इसी तरह रहा, ना बात करता ना उठता, बस कंबल में पड़ा रहा। आप उसकी ट्रेनिंग क्यों नहीं करते? वतन नारायण ने बुला भेजा। वो संभल नहीं रहा। नायाब ने कहा, वो नहीं संभल रहा कि आप नहीं संभल रहे। वतन नारायण ने नायाब को घूरा। डैड आपने उसे मेरे हवाले कर दिया है तो मुझे टाइम दे, उन्होंने दो टोक कहा।
वो बहुत हसीन है, हमारा दामाद है, आप उसे कुछ इब्तदाई मालूमात दें और निकाह की डेट रखें। नायाब ने नाराज़गी से देखा, वो इतना भी मलाई नहीं है जितना लग रहा है। पहले दिन ही अमामत की जगह बिना पूछे संभाल ली। रात भर सोता नहीं, पोल में रहता है, इससे निगाह मिलाने की मुझे जुर्रत नहीं होती। मुझे टाइम दें आप। नायाब नाराज़गी से बोले तो मरियम ने भी समझाया। वो ना समझे तो नायाब ने जाकर राधे श्याम को शिकायत लगाई। वो आया और देर तक भाई को समझाते रहे कि किशन से अलग हुआ है तो डिस्टर्ब है, उसे और नायाब को टाइम दे। ओके, वो चारों नाचार चुप कर गए। मित्रों, राधे श्याम की शादी यूनानी साइंसदान जमीन से हुई थी। यौवन ने ज्वाला को एथेंस फोन करके बताया कि तुम्हारा शौहर आया है। हमने तो नहीं देखा, मगर सैरी ने बताया है कि एंजल है, बोलता नहीं है। हाय, गूंगा है वो, चिल्लाई। नहीं नहीं, आते ही इमामत करने लगा है, किसी से नहीं बोलता और ना रूम से बाहर निकलता है। कैसा है वो? लाते बाजू हैं, पर लगे हैं, डिसेबल। ज्वाला पूछती थी। यौवन उसे गिन गिन कर बताने लगे। योवी अभी तो कह रहे थे मैंने देखा नहीं, फिर ये सब तुम्हें कैसे पता? वो गुस्सा हुई तो यौवन ने जल्दी से कहा, सैरी ने बताया है। और खाना भी नहीं खाता, थर्मास चाय की पीता है और पोल में स्विमिंग करता है और सारी रात स्विमिंग करता है। ज्वाला तो बुरी तरह मचल गई। यौवन ने जल्दी आने को कहा तो मित्रों, आज निज़ा को चौथा दिन था कि वो मगरब के वक़्त बम्बई एयरपोर्ट पर आ गई। भाई लेने गए थे और शिमला ले आए तो उसने कहा वो निज़ा के पास जाएगी। राधे श्याम ने मना किया कि बाल कटे हैं, कुछ हफ्ते बढ़ने दो, मगर वो ना मानी तो वतन नारायण देवी ले गए। तो रात के 10 बज रहे थे। निज़ा कंबल में पड़ा था। नायाब ने उसे नंग धड़ंग देखा तो चांटा लगा। मनूस ढंग के कपड़े पहना करो। नायाब ने उसे कोट पहनाया। वो बेदिली से पहन तो लेती है, मगर चांटे के बदले बड़े भाई को भी सीने पर मुक्का मार जाती है। वो बातें करते निज़ा के रूम में दाखिल हुए तो निज़ा कंबल में पड़ा था। एकदम उठ बैठा और वतन नारायण को देखकर तेजी से खड़ा हुआ और जाकर पैरों को हाथ लगाया। जियो निज़ा बेटे। उनके लहजे में बेकरारी आ गई थी। उन्होंने निज़ा के माथे का बोसा लिया और सीने से लगा लिया। इतने ज्यादा लोगों के अचानक अंदर आ जाने से वो काफी घबरा सा गया था। निज़ा, ये हमारी वाइफ है डेवी। वतन नारायण ने तारफ करवाया तो निज़ा ने डेवी के भी पैर छुए। हाय, ये कितना प्यारा और फर्मा बरदार है। ज्वाला सख्त बेकरार होने लगी तो वतन नारायण ने कहा, योवी तुम इन्हें ले जाओ। यौवन ने बहन का हाथ पकड़ा तो ज्वाला ने एकदम छुड़ा लिया। नो, हम इसकी किस लेंगे। वो निज़ा पर लपकी। इससे पहले कि निज़ा संभलता, ज्वाला ने निज़ा को दबोच लिया तो निज़ा को जैसे होश आया। जाहिर है उसे तवक्का नहीं थी कि इस तरह भी हो जाएगा। उसने उसे कंधे से पकड़ कर हटाया तो ज्वाला ने लिबास नोच लिया तो मित्रों, निज़ा ने बुरी तरह घबराते उसे लात जड़ दी। वो दूर लुढ़क गई। तुम हमारी बहन को मारते हो। यौवन और बाइबल उस पर पुल पड़े तो मित्रों, निज़ा का पारा तो आसमान पर जा पड़ा। निज़ा पर गराते हो नाली के कीड़ों, उसने धुनक डाले दोनों। तो वतन नारायण भी उसकी फुर्ती पर हैरान रह गए कि वो मार्शल आर्ट का माहिर था। उसे लड़ते देखकर ज्वाला तो होश आवाज को बैठी। कोट उतार फेंका। हमारा मंगेतर है, हमारा होने वाला शौहर है। वो निज़ा पर लपकी। निज़ा इस लड़की से सख्त खौफजदा हो गया था। दौड़कर नायाब के पीछे छुप गया कि नायाब ने पहले भी ज्वाला को उसे अलग करके डांटा और गुस्से से वतन नारायण से कहा कि आप ज्वाला को क्यों लाए हैं यहाँ। निज़ा के इस तरह नायाब की पनाह लेने पर नायाब का सीना तन गया। उन्हें अजीब सी राहत मिली। परेशान मत हो निज़ा, उन्होंने तसल्ली दी। निज़ा डर कर उनकी पीठ से लग गया था। इस लड़की ने मेरी किस ली है? निज़ा ने आहिस्ता से उन्हें बताया। वतन नारायण देख रहे थे। निज़ा, यहाँ आओ, हमारी बात सुनो। उन्होंने उसे बुलाया तो निज़ा नायाब से और ज्यादा लिपट गया। नायाब को अपनी पीठ पर उसकी धड़कनें महसूस हो रही थी। आप हटे आगे से, वो हमारा दामाद है। वतन नारायण को निज़ा से ज्यादा नायाब पर गुस्सा आ गया। डैड, मैं निज़ा को यहाँ से लेकर जाऊंगा। वो कहते निज़ा को लेकर निकलने लगे कि ज्वाला फिर उठकर आन लगी। सर, मुझे इस लड़की से बचाएं, मुझे इससे बहुत खौफ आ रहा है। ज्वाला बिल्कुल अंगारा थी और निज़ा डर गया कि वो कंवारा था, कहीं उसके लिपटने से उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए वो उसके करीब आने पर सख्त डर गया। तो नायाब ने ज्वाला को चांटे लगाए। कंजरी हो गई है तू, कलकत्ते की तुझे हया नहीं आ रही। निज़ा कांप रहा है डर से। वतन नारायण की हिम्मत जवाब देगी और नायाब को इस तरह घसीट कर अलग किया जैसे कांटों से चादर खींचते हैं। साथ मौजूद अफराद वतन नारायण के सामने आ गए थे। क्यों डरते हो? ये हमें मारेगा। हलाली हुआ तो बाप पर हाथ नहीं उठाएगा। किशन इसे हमें दान करके गया है। वतन नारायण गरूर से भरे लहजे में बोले। वतन नारायण को अपनी तरफ आता देखकर निज़ा फिर नायाब की तरफ दौड़ा। सर, इन्हें रोके। वो फिर नायाब की ओट में हो गया। फिर तो मित्रों वो हुआ कि अल्लाह की पनाह, वतन नारायण ने बेल्ट खोल ली,
नायाब को मार मार कर अलग किया। निज़ा को बेल्ट से लातों से इतना पीटा कि उसे नाक मुंह से लहू छूट गया। बुलाओ इमाम को, दोनों का निकाह करेंगे हम, उन्होंने फैसला सुना दिया। मित्रों, हैरत अंगेज तौर पर निज़ा ने अपना दिफा किया मगर वहाँ से भागा नहीं। हाँ, नायाब ने फायरिंग शुरू कर दी और अंडरग्राउंड ले गए। निज़ा, मुझे छोड़ोगे तुम? उन्होंने निज़ा को मला। निज़ा आकाश बेल की तरह उनसे चिमट गया था। निज़ा लग हुआ मगर लड़खड़ा गया तो नायाब भी शदीद जख्मी थे। संभाला, वतन लाइन चले गए। मगर मित्रों, नाश्ते पर फिर आ गए और बड़ी तादाद साथ लाए थे। ज्वाला भी दुल्हन बनी हुई थी। 10 दिन निज़ा पिट पिट कर बेसुध हो रहा तो नायाब ने वतन नारायण से बड़ी जबान चलाई। ज्वाला को भी पीटा और कहा, मैं निज़ा को जहर दे दूंगा पर इस कुतिया के हत्थे नहीं चढ़ने दूंगा। वतन नारायण चले गए और फिर कई दिन न आए। नायाब ने इलाज करवाया और काम लगवा दिया और निज़ा के कमरे के अंदर से ज़मीन दोज टनल बनवाई जो दूर तक अंडरग्राउंड कमरों में जा मिलती थी। वतन नारायण फिर आए तो निज़ा टनल से अंदर भाग गया और वो रूम भी नायाब ने अलग करवा दिया। वतन नारायण ने अंडरग्राउंड उसे तलाश किया, वो ना मिला और वो कई बार आए तो निज़ा टनल में ही छुप जाता और लाख कोशिशों से भी टनल ट्रेस ना हुई कि माह गुजरा। नायाब ने उसे तनख्वाह दी। ये क्या है? तुम्हारी तनख्वाह है, चैरिटी में दे दें। निज़ा, ये तनख्वाह है, इतनी ज़्यादा खैरात कौन देता है, रख लो। कहा ना सर, चैरिटी में दे दे। निज़ा जोर देकर बोला और मुंह पर कंबल डाल लिया। नायाब ने कहा 25,000 है। निज़ा कुछ न बोला, करवट ले ली तो नायाब ने मजबूरन उसके जिस्म से फिराया और निकलते हुए बोले, एक तो तुम्हें गुस्सा इतना आता है। निज़ा ने कहा, सर आपको आपके पापा, आपके डैड जैसे जलाद को दान कराएं तो मैं आपसे पूछूंगा कि गुस्सा आता है कि नहीं। वो बाहर निकल गए तो सहरीन से टक्कर होते होते रह गई। सहरीन सारा दिन निज़ा के रूम के आस पास मंडलाते कनसुइयाँ लेते रहते थे। नायाब खींच के ले गए तो कुछ फासले पर सहरीन ने गले में बाजू डाल लिए और लाड करते हुए बोले, इतना प्यारा है, दिल करता है किस लूं। नायाब ने मुंह चूम लिया, ऐसा मत करना, सहरी बला का खतरा है। देखो तो इतनी बड़ी रकम लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने गार्ड को रकम दी कि जाकर अनाथ आश्रम में दे और निज़ा का सदका और रसीद ले आना। और फिर निज़ा को बुखार ने आ लिया और उतर कर ना दिया। बुखार ने उसे इतना निखार दिया कि वतन नारायण ने कहा, निकाह की हाजत नहीं, डैड कर गए थे। निज़ा का बुखार तूल पकड़ गया। वो सिवाय नमाजों के बिस्तर से उठ ना सकता। नायाब दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते थे। मित्रों, नायाब ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे और राधे शाम के अकेले बेटे थे। गवर्नमेंट पर्सन थे। 30 साल के हो गए तो रिश्ता ना मिला तो उन्हें सरकारी गोरकन बना दिया गया। वो हैदराबाद हेडक्वार्टर के साथ एक बड़ा कब्रिस्तान था, वहाँ कब्रें खोदते थे। वो निज़ा के लिए एक साहिबान जैसी हैसियत रखते थे। निज़ा भी जागते ही उन्हें आवाज़ें देने लगता और बुखार में भी सर नायाब बुड़बुड़ाता रहता था। नायाब ने 7 माह उसकी तनख्वाह खैरात कर दी। रात को किसी पैर निज़ा की आंख खुली तो नायाब को अपने बेड की पट्टी पर सर रखे पाया। उसे नायाब पर इतना प्यार आया, नायाब एकदम जाग गए। निज़ा ठीक हो, वो बेड पर साथ बैठते हैं तो निज़ा बेकरार होकर उनसे लिपट गया। सर, बापूजी कमांडर नारायण के पास छोड़ गए, वो बेनियाज खरीदार थे, समझे तोहफा आया है, आपके हवाले कर दिया। नारायण ख़ानदान में आप मेरा पहला रिज़्क हैं। आप मुझे इतने पसंद आए हैं कि बयान से बाहर है। आपने सही मायनों में मुझे अपनी जिम्मेदारी समझा तो मैं भी अपना आप आपके हवाले करता हूँ। आपकी कुर्बत में मुझे बापूजी की कमी महसूस नहीं होती। मैं यूजुअल बापू के बगैर रहता ही नहीं था। चारों बापू को ना देखता तो चीखें मारने लगता तो बापूजी मुझे उनकी तस्वीर दिखाते और बताते कि वो काम पर गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। मित्रों, नायाब बड़े भाई की तरह सारे निज़ा पर बरस गए तो उसका बुखार दम तोड़ गया। फजर पढ़कर वो तैयार हुआ। सर, मुझे तनख्वाह नहीं दिया आपने? निज़ा ने पूछा। हैं, 7 माह की तनख्वाह तुम चैरिटी में दे चुके हो। निज़ा हंसा। सर, पहली तनख्वाह तो मुझे आज ही मिलेगी। मैं आज घर जाऊंगा तो घर वालों के लिए कुछ ले कर जाऊंगा। मित्रों, नायाब ने उसे 50,000 दिया तो निज़ा ने कुछ तोहफ़े मंगवाए तो कैप्टन उसे कले में उतार आया। निज़ा को देखकर घर वालों ने कोलाहल मचा दिया तो किशन आ गया। निज़ा, नारायण भाई कैसी है? वो हाथ मिलाते हुए बोला। कभी निज़ा के लिए किशन की बाहें सिंहासन हुआ करती थी। आज एकदम निज़ा ने बाप के दरमियान बरआज़मों के फासले नोट कर लिए। वो बाप से लिपट गया। बापूजी, मुझे कमांडर नारायण बहुत मारते हैं। वो तड़प कर कहने लगा कि किशन ने एक झटके से अलग कर दिया। निज़ा, मैंने नारायण भाई से नसर सांझी का वचन पूरा किया है। मैं कभी ना सुनूं कि तुमने उनके सामने ज़बान खोली। उनका हुक्म तुम्हारे लिए आसमानी हुक्म बराबर है, समझे। किशन अंदर चला गया। निज़ा बुत बना खड़ा रह गया।
युगल अंदर ले गए, भाई दीवारें बनाए खड़े थे। निज़ा ने बकिया तनख्वाह युगल के हाथ में दे दी, जो युगल ने जाकर किशन को दे दी। किशन ने नायाब को वापस भेज दी कि निज़ा का अकाउंट खुलवा दे, और निज़ा ने 2 ही दिनों में अपने और कले के मकीनों के दरमियान खलीज के फासले महसूस कर लिए। 2 दिन रहकर वो बम्बई बॉन के कॉलेज चला गया। बॉन बाप को देखकर दीवानों की तरह चिल्लाने लगा। निज़ा बेटे पर बरस बरस गया। वहाँ से वो बॉन के हमरा पूना गया तो 7 माह बाद वो उज्जवल से मिल रहा था। उसने उज्जवल को हर बात बताई। उज्जवल ने तसल्ली दी। चंद दिन बाद नायाब ने कैप्टन भेजकर उसे बुलवा लिया। नायाब ने निज़ा की ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो मार्शल आर्ट का माहिर था। नायाब तैयारा उड़ाना सिखाने लगे थे। मित्रों, रोज़मेरी 16 साल की हुई। वो BSc कर चुकी थी कि मेजर जितन ने उसे आर्मी के एक शोबे CIA का सरबराह बना दिया। बनारस में उसका हेड क्वार्टर था। मित्रों, रोज़मेरी ज़मीनी सर्वे में अथॉरिटी थी और मदनियात की खोज करती, और वो बैरून ममालिक खोज का काम करती थी। ट्रेनिंग के बाद वो पहले मिशन पर जाने लगी तो बॉर्डर पर क्लीयरेंस के लिए उसे रोका गया। उसके तैयारे में असला था। वो अपना तारुफ करा के निकलना चाहती थी कि उसे नीचे उतरने के लिए कहा गया। ये उसका पहला मिशन था और वो किसी कीमत नीचे उतरने को तैयार ना थी कि नायाब को इन्फॉर्म किया गया। तो उन्होंने निज़ा को भेजा। निज़ा ने नीचे उतार लिया। मैरी ने निज़ा का बखौर जायज़ा लिया। वो फुल नकाब दस्तानों में थी। उसके सुनहरे बाल कमर पीठ पर लहरा रहे थे और ब्लू लेंसेज में वो बला की हसीन थी। उसने नकाब उतार दिया। निज़ा भी उसका हुस्न देखकर दंग रह गया। दराज कद, शफाफ रंगत और तार तार काकुलें सूरजबंसी की निशानी है। वो निज़ा को देखकर बोली। वो कॉन्फिडेंस से भरपूर थी। निज़ा कुछ नर्वस हो गया। तैयारे की तलाशी दे दो रोज़। निज़ा बोला, मुझे जाने दो, मैं यहाँ पकड़ी गई तो तिहाड़ में मेरा वक्त बर्बाद होगा। वो पुरएतमाद बोली और तैयारा उड़ा ले गई। निज़ा ने ताक़ब किया मगर वो निकल गई। निज़ा पलट आया। नायाब को खबर हो चुकी थी। निज़ा खामोशी से जाकर लेट गया। नायाब वतन नारायण के बुलाने पर शिमला गए तो वतन नारायण को सारी बात बताई। ये रोज़मेरी कौन है? वतन नारायण ने पूछा। नायाब ने मेजर जितन को कॉल करके रोज़मेरी का पूछा। वो हंस पड़े। नायाब, हैरत है ना, भतीजा अपनी फूफो की बेटी को नहीं जानता। वो बोले, डैड मैं समझा नहीं। नायाब हैरत से बोले, नायाब बेटे, आपकी फूफो मरियम की 2 बेटियां और एक बेटा है। तो रोज़मीन के बाद रोज़मेरी मरियम की बेटी है। चंद हफ्ते पहले मैंने इसे CIA में भर्ती किया है। कॉल बंद हो गई। मित्रों, मैरी 25 दिनों बाद वापस आ गई और अपने हेड क्वार्टर काम करने लगी। किशन अब उसका सारा खर्चा यकम को बनारस भेज देता था। मैरी ने निज़ा का सारा बायोडाटा मंगवाया और मुस्कुरा दी।